हेलो एवरीवन, मेरा नाम हेमराज है और मैं आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है आईपीओ। इस पॉइंट को हम दो चीज़ों के नज़रिए से देखेंगे। सबसे पहला नज़रिया होगा हमारा एज ए इन्वेस्टर, क्योंकि एक इन्वेस्टर जब किसी कंपनी के स्टॉक परचेज करता है या वो एक अच्छा बायर और सेलर है तो वो कंपनी के फ्लैक्चुएशन देखता है। लेकिन यदि आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आपको उसकी पूरी बायोग्राफी पता होनी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए वो चालू कैसे हुई, किन कॉन्सेप्ट पे हुई है, उसे जाना कहाँ है, और अगर आप इसमें किसी शेयर को परचेस करते हो तो उसे बेचने की सही टाइम अवधि होगी क्या, एक इंटरवल होगा क्या। क्योंकि ना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही गोल्स किसी कंपनी के अंदर होते हैं और उन्हें अगर एक इन्वेस्टर को आप नहीं समझ पाओगे एज ए इन्वेस्टर तो ये जान लीजिए कि आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। हो सकता है आप कम समय अवधि के लिए किसी कंपनी में आए हो लेकिन उसके लॉन्ग टर्म गोल्स बहुत अच्छे हो। आपने फिलहाल शेयर को बेच दिया और आपको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में ये एहसास हो कि यदि मैंने उन शेयर को अपने पास में होल्ड किया होता तो आज इसकी वैल्यूएशन यहाँ पे इतनी हो चुकी होती। तो आइए, अगर आप स्टार्टअप है तो भी ये वीडियो आपको हेल्प करेगी कि कैसे अपने स्टार्टअप को इस लेवल पे ले जाए जहां पे आपको आईपीओ में अच्छी ग्रोथ देखने को मिले, आपकी कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा बायर आपकी कंपनी से जुड़ चुके हो और आपको एक अच्छी फंडिंग मिल सके। और यहाँ पे हम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझेंगे, तो मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहला पॉइंट समझते हैं कि एक स्टार्टअप की शुरुआत कैसे होती है। एक स्टार्टअप को शुरू करने के लिए चाहिए होती है एक आइडियोलॉजी, एक ऐसा आइडिया जो मार्केट की डिमांड हो, मार्केट की बेसिक नीड को फुलफिल करता हो। हम पुराने ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को किसी ना किसी टेक्नोलॉजी बेस्ड कॉन्सेप्ट के साथ में रिप्लेस कर सकते हैं, बशर्ते हमारे पास में उसकी प्रॉपर आइडियोलॉजी होनी चाहिए और उसे करने के लिए हमारे पास में एक पर्टिकुलर टीम होनी चाहिए। जब हम स्टार्टअप करते हैं ना तो टीम के नाम पे हमारे पास में फैमिली और फ्रेंड्स होते हैं। बात को समझिएगा, आपने कोई नया स्टार्टअप किया, आप पे भरोसा करेगा कौन? सबसे पहले लोग जो आप पे भरोसा करते हैं वो होते हैं आपके परिवार के लोग और आपके दोस्त। आप इन्हें ही अपनी टीम मेंबर के रूप में इंट्रोड्यूस करवा सकते हो अपने स्टार्टअप में। साथ ही साथ आपको जो इनिशियल फंडिंग चाहिए होती है, बिकॉज आपका आइडिया सिर्फ एक आइडिया है तो आप उसे सिर्फ एक आइडियोलॉजी के फॉर्म में लोगों को पिच कर पाओगे। बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके पास में शोकेस करने के लिए नहीं होती है स्टार्टिंग में। तो आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को कॉन्फिडेंस में ले सकते हो कि दिस इज़ माई प्रोजेक्शन, दिस इज़ माई प्लानिंग, और मैं इतना पैसा और इतना एफर्ट अगर आप मेरे साथ में मिलकर के लगाओगे मेरे इस मॉडल में तो हम डेफिनेटली ग्रो करेंगे। तो सारी कहानी हमारी आइडियोलॉजी के आगे पीछे घूमती है। वो कॉन्सेप्ट हमने अगर अपना क्लियर कर लिया तो आगे की राह हमारी बहुत अच्छी हो जाती है। इसके बाद में जैसे ही हमें इनिशियल फंडिंग और इनिशियल टीम मिल जाती है, हमारा काम होता है हमारे बनाए गए प्रोजेक्शन पे काम करना। अब एक स्टार्टअप को अगर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है तो हमें अपनी 5 ईयर प्लानिंग करनी होती है। 5 ईयर प्लानिंग होती है फाइनेंशियली भी और इंटरनली भी, कि हम अगले 5 साल में क्या ग्रोथ करने वाले हैं। हमें सबसे पहले तो 5 सालों के अंदर अपने आसपास के स्टेट में पहुंचना होता है। अब 5 साल की प्लानिंग होती कैसे है? सबसे पहले हमें करनी होगी 1 ईयर प्लानिंग, और 1 ईयर प्लानिंग में हर साल 30 से 40% का इंक्रीमेंट लेते हुए सेकेंड ईयर की, और सेकेंड ईयर से 30 to 40% का इंक्रीमेंट लेते हुए थर्ड ईयर की, थर्ड ईयर से 30 to 40% का इंक्रीमेंट लेते हुए फोर्थ ईयर की, और फोर्थ ईयर से 30 to 40% का इंक्रीमेंट लेते हुए 5 ईयर की प्लानिंग करनी होगी। अब गाइस, इस बात को अच्छे से समझना। अगर आपने सोचा है कि 5 साल के अंदर आप पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अपना बिजनेस पहुंचाने वाले हैं तो वो पहुंचाओगे कैसे? उसका सबसे आसान तरीका होता है कि आप पहले वर्ष में वहाँ की राजधानी के ऊपर अच्छे तरीके से अपने व्यापार को जमा लो, और जैसे ही आप अपने व्यापार को उस राजधानी में या कैपिटल में अच्छे से विस्तारपूर्ण कर पाएंगे, आपको अगले साल में उसे खोलने का मौका मिल पाएगा उसके आसपास के दूसरे शहरों में। जैसे मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, अगर मैंने 1 साल के अंदर भोपाल में अपना बिजनेस अच्छे से सेटअप कर लिया तो अगले साल में उसे इंदौर में खोल सकता हूँ, उसके नेक्स्ट ईयर में जबलपुर में खोल पाऊंगा, और उसके नेक्स्ट ईयर मैं छोटे छोटे शहर कवर करके धीरे धीरे पूरा एमपी कवर कर जाऊँगा। अब देखिए, बात को समझिए, हम इसको करेंगे कैसे? जब हम स्टार्टअप थे ना तो हमारी किसी भी सर्विस को लोग 2 सेक्शन में ले सकते हैं, एक B2B सेगमेंट पे और दूसरा B2C सेगमेंट पे।
जब हम इनिशियल लेवल पे है, हमारे पास में हमारी फैमिली का सपोर्ट है, हमारे फ्रेंड्स का सपोर्ट है, कुछ इनिशियल फंडिंग है जो हमने उन लोगों से कंट्रीब्यूट करवाई है, तो अब हमारा सिर्फ एक काम बचेगा यहाँ पे कि हम कुछ B2B टेंडर्स ले लें। क्योंकि कोई भी स्टार्टअप हो या कंपनी हो, उसका एक पोर्टफोलियो होता है, वो पोर्टफोलियो हमें बनाना होता है। B2C में ना मार्जिन स्टार्टिंग में छोटा होता है, तो मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा B2B टेंडर्स पे फोकस करें। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज के साथ में एसोसिएट हो जाए जिन्हें आपके प्रोडक्ट की डिमांड हो, उन्हें कम प्राइस पे भी अगर आप दोगे और माल अगर बल्क में जाता है ना, तो एक बड़े अमाउंट की आप टेंडरिंग कर पा रहे हो, जिसपे अगर आपका कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी रहा, 10 to 15% भी अगर रहा, तो ये मान के चलिए कि आपने अगर 25 लाख का भी धंधा कर लिया तो 2.5-3 लाख रुपए आपकी अर्निंग हो जाएगी। इस तरीके से आपको लोकल से वोकल बनने के लिए स्टार्ट करना है। पहले टेंडर से दूसरा टेंडर, दूसरे से तीसरे का सफर जब आप पूरा करोगे तो आपके पास में धीरे धीरे लार्ज नंबर ऑफ टेंडर्स हो जाएंगे, और जब आपके पास में लार्ज नंबर ऑफ टेंडर्स हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास में सबसे आने वाली अर्निंग्स एक बड़े अमाउंट के रूप में होगी। आपकी कंपनी स्टार्टिंग से ही एक स्टेबल कंपनी के रूप में बन पाएगी। आपकी कंपनी में पैसा लगाने वाले आपके फैमिली और फ्रेंड्स जो भी थे, उन्हें एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि मैंने अपने दोस्त की बातों को या परिवार के सदस्य की बातों को सुन के एक सही निर्णय लिया है। अब आप बाहर बैठे मार्केट पे दूसरे इन्वेस्टर्स को अप्रोच कर पाओगे। स्टार्टिंग लेवल पे आइडिया कितना भी अच्छा हो, उसे पिच करने के लिए किसी बड़े इन्वेस्टर के पास में मत जाइए, अदरवाइज आपके स्टार्टअप को एक्वायर कर लिया जाएगा बहुत ही छोटा अमाउंट आपको दे करके, और यहाँ पे आपको ये लॉस भी हो सकता है कि आपका बिजनेस मॉडल, आपकी आइडियोलॉजी होने के बावजूद भी आप उस आइडिया में एक मामूली नौकर बन के रह जाए। तो सबसे पहले अपने बिजनेस को ग्रो करें, और जैसे ही आप स्टेट लेवल पे पहुंच जाए आपके पास में ऑप्शन रहता है एंजल इन्वेस्टर्स का। मार्केट में बैठे आप कई इन्वेस्टर देखेंगे कि यार इनकी कंपनी तो बहुत तेजी से ग्रो करते जा रही है, और जब आपकी ग्रोथ लोगों के नजरिए में आएगी तो जानते हैं क्या होने वाला है, वो जानना चाहेगी कि आपके साथ एसोसिएट कैसे किया जाए। वो खुद चल कर के आपके पास में आएगी। अब आप एक लोकल चुंबक बन चुके हो जिसके ऊपर कई इन्वेस्टर्स की नज़र रहेगी। अगर ये लड़का आगे जाने वाला है या इसकी ऑर्गेनाइजेशन आने वाले समय में आगे जाने वाली है, तो मैं अभी इसके ऊपर निवेश कर देता हूँ। यही बनना है आपको, और अगर आप ये बनने में कामयाब हो गए तो आपको एंजल इन्वेस्टर की कोई कमी नहीं रहेगी। वहाँ से आप इतना फंड अरेंज कर पाओगे कि आप अपने बिजनेस को आस पास के जितने भी स्टेट है वहाँ तक पहुँचा सकते हो। और अगर आप 3, 4, 5 स्टेट में अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर पा रहे हो तो वेंचर कैपिटलिस्ट VC फर्म्स जहाँ तक पहुँचकर प्रेजेंटेशन देना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है, वहाँ पे आप लोगों की सिलेक्शन बहुत इजीली हो जाएगी, क्योंकि आपके पास में ट्रांजेक्शन रहेंगे, आपके पास में वो पूरी डेमोग्राफी रहेगी, आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट की डिमांड बन चुका होगा, नीड फुलफिल कर रहा होगा और कस्टमर उसे परचेस कर रहा होगा। अब जब आप B2B के बाद में इन स्टेट्स पे कवर करेंगे और B2C सेगमेंट में जाएंगे तो आपको सबसे अच्छा तरीका मिलेगा डीलर्स और सप्लायर्स का। यदि आपका ब्रांड इतना बड़ा हो चुका है कि कोई आपकी कंपनी में पैसा लगा करके उसकी डीलरशिप ले सकता है तो ये बहुत गुड एंड वेल है, और अगर नहीं भी है तो आप लोकल डीलर्स जो होते हैं, जैसे अगर आपका FMCG प्रोडक्ट है तो आप किराना दुकान वालों के साथ में टाई अप कर सकते हैं कि हम इतना प्रॉफिट मार्जिन देंगे हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने पे। ज़्यादातर लोकल ब्रांड यही करते हैं, किसी कंपनीज के ब्रांड के अलावा अपने ब्रांड को सस्ते में दे देते हैं। मीन्स सस्ते में देने का मतलब ये नहीं होता कि उनका प्रोडक्ट खराब है, आप देखोगे उनकी प्रोडक्ट में शायद कंपनी के ब्रांड से ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज होती है, लेकिन वो क्या करते हैं उसे कम मार्जिन पे दे देते हैं, ज़्यादा अर्निंग करने का सोर्स नहीं रखते हैं। इसकी वजह से जो छोटा डीलर या सप्लायर होता है या शॉपकीपर होता है वो ज़्यादा मार्जिन कमाने के चक्कर में आपके प्रोडक्ट को पहले प्रमोट करता है। यही स्ट्रेटजी आपको अपनानी है। अगर आपने बहुत सारे वेंडर बना लिए अपने जो आपके बिहाफ में आपकी मार्केटिंग करेंगे तो आपका प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा, आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने होंगे, आपको सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी और हाथों हाथ सेलिंग होगी आपकी। अब जब हमने 5 ईयर प्लानिंग को समझ लिया है, हमारे पास में एक वेंचर कैपिटलिस्ट आ जाता है। वेंचर कैपिटलिस्ट हमें एक बड़ा अमाउंट दे देता है जिससे हम अपने व्यापार को पैन इंडिया लॉन्च कर सकते हैं। आइडियोलॉजी हमारे पास थी, फैमिली फ्रेंड्स हमारे पास थे, एंजल इन्वेस्टर खुद चल के हमारे पास में आ गया। जब हमने VC को पिच किया
तो उसको सब कुछ बना बनाया मॉडल मिला, एक प्रॉपर सेगमेंटेशन मिला, एक ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म मिला, जिसे देख करके वो अब इन्वेस्ट करेगा। और यहाँ पे आपके फेवर में बात क्या होगी गाइस कि अब आपको उस वेंचर कैपिटलिस्ट को बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ शेयरिंग नहीं देना है कुछ अमाउंट के बजाय, बल्कि आपको उससे एक बड़ा अमाउंट लेना है छोटे से शेयरिंग के बदले में। और यहाँ पे आपने गेम चेंज कर दिया है। बीसी जो गेम खेलती है आपके साथ में, अब वो गेम आपने उसके साथ खेल लिया है, क्योंकि आपने इनिशियल लेवल पे मेहनत की है। और अब इन्वेस्टर के आप गुलाम नहीं हो, इन्वेस्टर आपकी कंपनी में आने के लिए खुद एग्रेसिव, क्योंकि वो जानता है जी कंपनी ग्रोथ करेगी और मेरा पैसा यहाँ पे दिन दुगना रात चौगुना होगा। तो गाइस, जैसे ही हम अपने बिजनेस को ग्लोबलाइज कर लेते हैं बीसी के आए हुए फंड से, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट होता है कि हम अपनी चेन को ताकत से बढ़ाएं, दूसरे मार्केट में बड़े कॉम्पिटिटर को कॉम्पीट करके अपना मार्केट कैप्चर कर सके। और ये आप करने में बिल्कुल कामयाब होते हो, क्योंकि जब आपके पास में फंडिंग होती है, अच्छा प्रोजेक्शन होता है, तो आपके बिजनेस को डेवलप होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाती है। और फाइनली आप अपना आईपीओ लॉन्च कर पाते हो। लेकिन आईपीओ लॉन्च होता कैसे है? आईपीओ लॉन्च करने के लिए आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करानी होती है। अब लिस्टिंग कराने के लिए आपको करना क्या होता है? आपकी कंपनी का एक अच्छा टेन्योर होना चाहिए, आपका ऊपर कोई ब्लैकलिस्ट एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए कि आपके कस्टमर आपके लिए बहुत ज़्यादा गलत कमेंट कर रहे हैं, और आपका बिजनेस का ग्राफ हर साल डेवलप होता हुआ दिखना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको स्टार्टिंग से ही वो मेथड बताई है जिससे आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स को सेटिस्फाइड कर सकते हैं, अपने एंजल इन्वेस्टर को सेटिस्फाइड कर सकते हैं, और अपने वेंचर कैपिटलिस्ट के जो भी आपके इन्वेस्टर होंगे उनके साथ अच्छे बॉन्ड बना के रख सकते हैं। जब आप ये चीज़ें करने में कामयाब होगे, आपका आईपीओ भी बहुत अच्छा चलेगा। ये जो मैंने आपको इतनी बड़ी जर्नी बताई है कि आपको यहाँ से चालू करके यहाँ तक पहुँचना है, इस जर्नी का पूरा बायोडेटा हमारे इन्वेस्टर को चाहिए होगा अगर वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग हुई कंपनी पर शेयर परचेस करना चाहता है। तो क्योंकि जब उसे पता चलेगा कि किसी आदमी ने कितनी मेहनत की है, तभी तो वो उस पर पैसा लगा पाएगा। वरना कई कंपनियां क्या करती है कि अपने फेक पोर्टफोलियो जनरेट कर लेती है, किसी तरीके से लिस्टिंग हो जाती है उसकी वहाँ पे अच्छा ट्रांजेक्शन होने की वजह से, और फिर आम आदमी एज अ कस्टमर जाकर के वहाँ पे शेयर परचेस करता है। बाद में उसे पता चलता है मेरा बहुत अमाउंट का लॉस हो गया, क्योंकि ये कंपनी में मुझे प्रॉपर ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही है। तो अगर हमारे इन्वेस्टर मेरी बताई हुई जर्नी को किसी भी कंपनी में सर्च कर लेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। वो शॉर्ट टर्म के लिए लगाएंगे तो भी बेनिफिट में रहेंगे, लॉन्ग टर्म के हिसाब से लगाएंगे तो और ज़्यादा बेनिफिट में रहेंगे, क्योंकि ऐसी कंपनियों के लॉन्ग टर्म विजन बहुत क्लियर होते हैं माइंडसेट के अकॉर्डिंगली। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि पैसा किन कंपनीज में लगाना चाहिए। देखिए, हम लोग बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड में है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने बड़ी मेहनत से इस कंपनी को चालू किया है। हमारा एक प्रोग्राम हुआ करता था लीडरशिप फनल, जिसमें 1500 से ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग कराई है। वो प्रोग्राम दोबारा लौट आया है। मैं बहुत जल्दी उसके टेस्टिमोनियल आपके साथ में शेयर करूंगा कि रियल लाइफ में लोगों ने कैसे अचीवमेंट हासिल की है। अगर आप एक स्टार्टअप हो और आप चाहते हो कि हम आपको बताएं कि एंजल इन्वेस्टर को कैसे कन्विंस करना है, बीसी को कैसे कन्विंस करना है, अच्छी पिचिंग स्टाइल क्या होती है बिजनेस की, और साथ ही साथ आप आईपीओ में खुद को लिस्ट कराना चाहते हो, और बहुत कुछ आपके लिए यहाँ पे बड़ा बिजनेस में अवेलेबल है, लेकिन वो मैं नहीं सिखाता हूँ, वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर आपको सिखाते हैं। तो आप अभी दिए गए नंबर पे बॉर्डलाइन पे जाके देख सकते हैं, और आपको बहुत सारी जानकारी हम अपने ऑफिस से देंगे। आपके स्टार्टअप को हम उन ऊंचाइयों तक पहुंचा करके देंगे जहाँ पे एंजल भी आपको मिलेगा, बीसी भी आपको मिलेगा, और आप अपना आईपीओ भी सक्सेसफुली लॉन्च कर पाएंगे। तो बने रहे मेरे साथ में, और दिए गए डिस्क्रिप्शन पे और नंबर पे कॉल करना ना भूलें।